अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। बच्चों, आज हम पीएमसी परचेज टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू, जो आपका ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन से आगे क्यों जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर कर लिया जो कि ऑसिलेट कर रहा है। अभी वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन जब वो अपनी मीन पोजीशन, जिसे हम रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, जब यहाँ पर आता है तो वो यहाँ पर रुकता नहीं है बल्कि इनर्शिया उसे आगे लेके जाता है। तो वही तो आपसे पूछ रहा है, रेस्ट पोजीशन से ओवरशूट किसकी वजह से करता है? भाई इनर्शिया की वजह से करता है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 70, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो रिलेशन है करंट और वोल्टेज के दरमियान, वो कौन सा रिलेशन है? नॉन लीनियर है, वेरिंग है, लीनियर है या नन ऑफ देम है? भाई आपके पास लीनियर रिलेशन है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ आपके पास एक लीनियर ग्राफ बनता है। तो आपका जो ऑप्शन वो सी है। क्वेश्चन नंबर 71, द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ऐसा न्यूक्लियस बताना है जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है और प्रोटॉन्स की तादाद कम होती है। वो आपके पास इसमें से ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम। हाइड्रोजन में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपके पास वह यूरेनियम है यहाँ पर, इसमें आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है और प्रोटॉन्स की तादाद कम होती है। क्वेश्चन नंबर 72, जी द ब्लैक बॉडी ऑलवेज, जी ब्लैक बॉडी क्या करती है? हमेशा रेडिएशंस को एमिट करती है, रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करती है, या दोनों काम ही करती है? भाई दोनों काम करती है। ब्लैक बॉडी वो होती है जो रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब भी करती है और अपनी रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट भी करती है। क्वेश्चन 73, एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। भाई पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए आपके पास एक ही आला है, वो है वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 74, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी इज 2 किलोहर्ट्ज। आपके पास एक एसी करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। बताएं उसका टाइम पीरियड क्या होगा? भाई ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सिंपल हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, T = 1/f। आप f की जगह पे मैंने ये क्या लिख दिया भाई? हाँ याद है, ये किलो है, किलो की जगह पे 10⁻³ लगाएंगे ना, तो ये 10⁻³ ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, वेलोसिटी इज अ, भाई वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कौन से पूछने वाली बात है जो उसने पूछ ली है, और पिछले भी टेस्ट में उसने ये पूछा था कि जी एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, इफेक्ट ऑफ वर्क क्या है? सिंपल, वो आपसे ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पूछ रहा है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी चीज़ में वर्क करते हैं तो वर्क उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 77, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की इक्वल होता है। ये कन्वर्शन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज ऑडिबल। इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ हम सुन सकते हैं? 5 हर्ट्ज़, 5000 हर्ट्ज़, 2500 हर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़। इसके लिए तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज़। अब 5 तो 20 से छोटा, ये नहीं आएगा। अब देखें 2500 किलो हर्ट्ज़ है, ये 20,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये भी हम नहीं सुन सकते। 5000, जी इन दोनों के बीच में आता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, ये रेक्टिफायर एक आला है विच कन्वर्ट, भाई वो सिंपल क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें क्या बताना है आपने? क्वेश्चन नंबर 80, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस और कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल गैस और कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या है? वो बच्चे आपके पास है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर एसीटॉप्स। जी एसीटॉप्स के लिए प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है, और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन के 3 एसीटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में आपके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटियम में 1 होता है और ट्रिटियम में 2 होते हैं, लेकिन सब में प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन न्यूट्रॉन बीटा डिके। न्यूट्रॉन बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होती है वो होती है 783 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज जस्ट याद रखने वाली हैं।
क्वेश्चन नंबर 83, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं भाई, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। इसकी कई एग्जाम्स हैं, आप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये डिफरेंट क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अ लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर। आपके पास एक लूप है जिसका रेडियस 1 मीटर है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ये कंसीडर कर लें आपके पास एक लूप है और इसका जो रेडियस है वो है आपके पास 1 मीटर। इस प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 टेस्ला। आपके पास 100 टेस्ला की है, आपके पास 100 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, ये चारों से रिप्रेजेंट हो रही है और जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपने क्या फाइंड करना है जी? फ्लक्स फाइंड करना है। सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी आपके पास 100 गिवन है, यहाँ पे देखिएगा। ए आपके पास नहीं है क्योंकि लूप सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो उसका जो एरिया होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर और एंगल उसने दिया है 60 डिग्री और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और कॉस 60 होता है आपके पास 1/2 और आर की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया क्योंकि रेडियस ने कहा था 1 है, तो आर का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका इशारे ख़त्म करेंगे 100 आएगा, 100 से कैंसिल, 314 को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपका आंसर आता है 157 वेब। ये आपका आंसर है जो कि आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 85, तो कहता है जी आपके पास एक स्टेशनरी वेव पैदा हो रही है ओपन एंड पाइप में। आपके पास जो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं वो सेकंड हार्मोनिक मोड में पैदा होती हैं, यानी इज इक्वल टू है। तो आपने सिंपल ये बताना है कि ओपन एंड्स पे आपके पास एंटी नोड्स बन रहे हैं और सेंटर में आपके पास नोड बन रहा है, तो यहाँ पे जो फेज़ डिफरेंस है वो आपने बताना है। अब याद रखिएगा इसमें फेज़ डिफरेंस या तो होगा ही नहीं, मतलब 0 होगा, या होगा तो 180 डिग्री होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे फेज़ डिफरेंस होगा क्योंकि ये एंटी नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, तो कितना डिफरेंस होता है जी? 180 डिग्री। 0 तो होगा नहीं, तो फिर आपके पास 180 डिग्री फेज़ होगा। नंबर 86, द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिक्रीजेस फ्रॉम 8000 टू 1000। जो रेडियो एक्टिविटी है वो 8000 से 1000 तक चली गई है, कितने दिनों में? 60 दिनों में। अब बताना है कि उस आइसोटोप की हाफ लाइफ कितनी है, 10 साल, 20 साल, 23 साल या फिर 40 साल। देखिएगा आपके पास पहले था 8000 से वो चला गया 4000 पे, यानी एक हाफ लाइफ के बाद अगली हाफ लाइफ के बाद वो चला गया 2000 पे और अगली हाफ में 2000 का फिर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इन तमाम गैप्स को अगर हम 60 में डिवाइड करें तो हर गैप बनता है 20 20 20 और यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 87 में आपने ये बताना है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है जी? मल्टीपल वेवलेंथ? बिल्कुल भी नहीं। कोहेरेंट के सोर्स का मतलब ये नहीं मल्टीपल, बल्कि मोनोक्रोमेटिक होता है। डबल वेवलेंथ? नो। सिंगल वेवलेंथ जी आपके पास, ये आपके पास ऑप्शन सी है। नंबर 88, इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड इन हाफ डिग्रीज। जो सर्कुलर स्पेक्ट्रोमीटर का जो सर्कुलर स्केल है जो हाफ डिग्रीज में ग्रेजुएट किया होता है, लगाया होता है, वो किसके साथ अटैच होता है? ये वो टर्न टेबल के साथ फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 89, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जी हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास 40.60% होती है। क्वेश्चन नंबर 90, टू आइडेंटिकल गैसेस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एडियाबैटिकली। दो गैस हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड होती है और एक गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होती है। आपने बताना है वर्क किस में ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, या फिर किसी में भी नहीं, या दोनों में इक्वल होगा। आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आइसोथर्मल में आपका वर्क ज़्यादा होता है। बाकी रीज़न भी सुन लें, देखें जी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हम अप्लाई करें तो वो इज इक्वल टू होता है del U + W। यह के पास एनर्जी में चेंज है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब है सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्क में होती है, जिस वजह से आइसोथर्मल में आपका वर्क ज़्यादा होता है। नंबर 91, द सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन। ये हमने एक क्वेश्चन पिछले टेस्ट में डिस्कस किया था। गैमा रेडिएशन कहाँ से निकलते हैं भाई? न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं गैमा रेडिएशन। ऑप्शन बी है। Number 92, if a proton, alpha particle and photon moving with same velocity enter in a uniform magnetic field, then which particle will deflect more? इनमें से तमाम पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होते हैं सेम वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह यूनिफॉर्म है, तो कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन के लिए जो फोर्स लगाती है उसका फार्मूला ये है QVB। अब देखें V भी सेम है, B भी सेम है, फ़र्क कहाँ पे आ गया? Q यानी चार्ज पे, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। प्रोटॉन, फोटोन और अल्फ़ा पार्टिकल में बच्चे 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज इन दोनों के निस्बत ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी।
क्वेश्चन नंबर 93, अ क्यूबिक वेसल ऑफ हाइट ऑफ 1 मीटर इज़ फुल ऑफ वाटर। एक क्यूबिक वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है, वो पानी से भरी हुई है। पता है मिनिमम वर्क कितना होगा पानी को बाहर निकालते हुए। अब यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आंसर दिया ही नहीं हुआ। अब आपका जो ऑप्शन बनता है ना वो बनता है 5000 और टेस्ट में 500 का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है। इसको हम सॉल्व करते हैं। वर्क इज़ इक्वल टू mg। यह तो आपको पता होगा। अब मैस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे डेंसिटी के फार्मूले से। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आपके पास मैस फाइंड करने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी वैसे आ गया। अब h/2 क्यों का है? क्योंकि वेसल का जो सेंटर ऑफ मैस होता है वो होता है बिल्कुल सेंटर में, इसलिए h की जगह पे हम h/2 यूज़ करेंगे। जी आपके पास 1000 और यानी वॉल्यूम आप कहता है जी 1 क्यूबिक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं और h की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं और ये 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 5 पर 10 और ये आ गया 5000 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 5000 जॉल, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है और इसका आंसर आता है 5000 जॉल। क्वेश्चन नंबर 94, वुलन क्लॉथेस कीप द बॉडी वार्म बिकॉज ऑफ। जी वुलन जो क्लॉथेस है हमें गर्म क्यों रखते हैं हमारी बॉडी को? क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। नंबर 95, द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर कोर लॉसेज। आपको जो कोर होता है उसमें आपकी एनर्जी लूज होती है। वो कितनी एनर्जी लूज होती है वो इस टेस्ट से हमें पता चलता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज़ 2000 हर्ट्ज, इट्स स्पीड इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी हुई है, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू वी और एफ। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 0 से कैंसिल हो गया, आपके पास 3/20 जो कि आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 97, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जो कि आपका ऑप्शन है वो डी है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और आपका ऑप्शन क्या है जी? आइसोथर्मल प्रोसेस में del Q 0 होता है। बिल्कुल भी del Q 0 नहीं होता, आपका ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सिंपल आप एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू 1 - T1/T2। ये आपके पास 227 है, इसे कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस कर देंगे और ये 727 है, इसको भी कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा 500 और नीचे वाला बन जाएगा 1000। इस कैल्शियम दिया आ गया आपके पास 1000 - 500, यहाँ पे बच गया 500 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम जो जीरोस कटती हैं उनको हम काट देंगे, 2 0 इससे कट गई, आपके पास बच गया 5/10। इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/2 जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 99, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ करेक्ट फॉर्म कौन सी? ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है, इसलिए हम लगाएंगे बोथ पे। चलो बाकी क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, गला बहुत ख़राब है, गला साथ नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गले में पेन है। सारी मेहनत करें, खुदा आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।